Myself Ashu, Assistant Professor, Government PG College, नारायणगढ़। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लाइड अथॉरिटी। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है। फर्म के अंदर एक पार्टनर, ओनर और एजेंट दोनों होता है। एज ए ओनर, पार्टनर लाइबल है अपनी सभी एक्टिविटीज के लिए। एज ए ओनर, पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करता है तो वो उस काम के लिए लाइबल होगा। और एज ए एजेंट, अपनी एक्टिविटीज के लिए वो लाइबल होगा फर्म के लिए और को पार्टनर्स के लिए। यानी जो भी काम एज ए एजेंट एक पर्सन ने किए हैं, दूसरे पार्टनर्स और फर्म उस काम के लिए लाइबल होंगे। और एक पार्टनर एज ए एजेंट फर्म के बिहाफ पर ट्रांजैक्शन करता है, प्रोवाइडेड वो काम उसने अपनी अथॉरिटी में रहकर किए हों। जो भी एक्टिविटीज एक पार्टनर कर रहा है, फर्म के दूसरे पार्टनर्स और फर्म तभी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जब कोई कंडीशंस पूरी होंगी। कंडीशन में सबसे पहले है वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ फर्म। बाकी पार्टनर्स और फर्म को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए ये जरूरी है कि काम फर्म के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वो काम फर्म के बिहाफ में किया जा रहा है। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल लेवल पे अगर काम किया है तो फर्म या दूसरे पार्टनर उस काम को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक्ट शुड बी रेलिवेंट टू फर्म बिजनेस। एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एक्ट शुड बी विद इन लिमिट। एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो काम लिमिट के अंदर होना चाहिए, अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, तभी दूसरे पार्टनर और फर्म उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इमरजेंसी में एक पार्टनर के पास राइट है कि वो कोई भी काम कर सकता है फर्म को पॉसिबल लॉस से बचाने के लिए। जो सिचुएशन में जरूरी था जिसकी वजह से फर्म को लॉस से बचाया जा सकता है, चाहे वो एक्टिविटी एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके की हो, बट वो काम सही माना जाएगा क्योंकि उस काम को करने से फर्म को लॉस से बचाया गया है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी बेसिकली एक पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्म के लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो कोई भी काम अगर करता है उस पार्टनर के साथ साथ दूसरे पार्टनर और फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। उनकी लायबिलिटी भी थर्ड पार्टी के लिए उतनी ही होगी जितनी उस पार्टनर की है जिसने थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की है। एक्ट्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी में कर सकता है। एक पार्टनर बिजनेस से रिलेटेड गुड्स परचेज कर सकता है, गुड्स सोल्ड कर सकता है, जो मनी फर्म को रिसीव होनी थी मनी रिसीव कर सकता है, फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर सकता है, मनी बोरो कर सकता है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रहकर करेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं, ट्रांजैक्शंस भी हैं जो एक पार्टनर नहीं कर सकता, जैसे वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, वो थर्ड पार्टी को अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। एज ए एजेंट ऑफ फर्म एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, फर्म के बिहाफ पर अपने नाम से बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता, फर्म के बिहाफ पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एक पार्टनर एज ए एजेंट ऑफ फर्म कर सकता है,
और कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं कर सकता। जरूरी है जो भी ट्रांजैक्शन एक पार्टनर कर रहा है वो ट्रांजैक्शन अपनी अथॉरिटी के अंदर की गई हो, ताकि उस काम से वो दूसरे पार्टनर और फर्म को भी लाइबल कर सके। इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। एक पार्टनर एज ए एजेंट ऑफ फर्म थर्ड पार्टी के साथ डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है, और जो भी ट्रांजैक्शन वो थर्ड पार्टी के साथ करेगा वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो ट्रांजैक्शन एक पार्टनर ने की है, क्या फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? क्या अदर पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले है लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर एडमिशन मेड बाय पार्टनर। क्या लायबिलिटी होगी फर्म की अगर कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई एक्टिविटी पार्टनर ने की है? अगर पार्टनर ने फर्म के अंदर कोई काम किया है या किसी काम को करने के लिए एक्सेप्टेंस दी है, तो फर्म भी उसके उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरे पार्टनर्स भी उस काम को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोवाइडेड वो काम पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर किए हैं। अगर वो काम अथॉरिटी के बाहर जाकर किए गए हैं तो पार्टनर अकेले ही उस काम को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्म उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म टू नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। फर्म की क्या लायबिलिटी होगी अगर नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया गया है? एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन लेता है। अगर एक नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया गया है तो ये माना जाता है कि वो नोटिस फर्म को दिया गया है। ये इस चीज पर बेस्ड है कि एक नोटिस जो हम एजेंट को देते हैं, ये माना जाता है वो नोटिस हमने प्रिंसिपल को दिया है। तो जो नोटिस पार्टनर को दिया है ये माना जाएगा वो नोटिस फर्म को दिया है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म। हर पार्टनर इंडिविजुअली या दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर उन सभी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो काम उन्होंने फर्म के लिए किए हैं। जो फर्म के काम हैं हर पार्टनर को पूरे करने होते हैं, चाहे वो उस काम को अकेले पूरा करे या फिर बाकी पार्टनर के साथ मिलकर पूरा करे। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। फर्म की क्या लायबिलिटी होगी अगर किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया है? अगर बिजनेस के अंदर एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया है, ऐसे में उस काम को करने की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हुआ है, उस सिचुएशन में फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगी उस हद तक जहां पर पार्टनर, जितना पार्टनर लाइबल होगा उतना ही फर्म भी लाइबल होगी उस लॉस के लिए जो थर्ड पार्टी को हुआ है पार्टनर की गलती की वजह से। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिसयूज ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। अगर एक पार्टनर ने फर्म के अंदर कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव की है और रिसीव करने के बाद उसका गलत तरीके से यूज किया है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, तो पार्टनर के साथ फर्म भी उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म इन केस ऑफ फ्रॉड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई फ्रॉड किया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, तो फर्म भी उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लायबिलिटी ऑफ फर्म इन केस ऑफ निग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बाय ए पार्टनर। अगर एक पार्टनर ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, तो फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगी और उसे थर्ड पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा उस लॉस के लिए जो थर्ड पार्टी को हुआ है, पार्टनर की गलत तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करने की वजह से।
तो ये था हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी कि पार्टनर एज ए एजेंट ऑफ फर्म ट्रांजैक्शन करता है थर्ड पार्टी के लिए, और ना सिर्फ वो पर्सन जिसने ट्रांजैक्शन की है बल्कि दूसरे पार्टनर्स और फर्म भी उस काम को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहले है हमारा एक्टिव और जनरल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर यानी वो पर्सन जो एक्टिवली डे टू डे ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन लेता है। एक ऐसा पर्सन जो फर्म का एजेंट के फॉर्म में काम कर रहा है, और फर्म और दूसरे पार्टनर्स भी उन सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक्टिव पार्टनर ने किए हैं। स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को हम इनएक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इश्यूज में ओपिनियन देता है, फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है, और उस पर्सन का शेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। नॉमिनल पार्टनर। एक पार्टनर एक पर्सन जो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो फर्म को अलाउ कर रहा है कि फर्म उसका नाम यूज करे एज ए पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन बहुत फेमस है, फेमस पर्सनालिटी है, और फर्म उसका नाम यूज कर रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसे पर्सन के कोई भी राइट नहीं होते, बट वो पर्सन भी लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। लिमिटेड पार्टनर। एक लिमिटेड पार्टनर वो पर्सन है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड जितनी इन्वेस्टमेंट उसने फर्म में की है। अगर फर्म को लॉस होता है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितना पैसा उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। बिजनेस एक्टिविटीज में उस पर्सन का कोई भी राइट नहीं होता, बट एक लिमिटेड पार्टनर फर्म के बिजनेस में उसका शेयर होता है, और वो फर्म के अकाउंट्स को वेरीफाई भी कर सकता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। जैसा ही नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसने फर्म में इन्वेस्टमेंट की है, बट उसका शेयर सिर्फ फर्म के प्रॉफिट में है, फर्म के लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा पर्सन फर्म के अंदर डिसीजन भी नहीं लेता। पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग। जब एक पर्सन बोलकर या रिटर्न फॉर्म में या अपने बिहेवियर से ये शो कर दे थर्ड पार्टी को कि वो फर्म का पार्टनर है, पर एक्चुअल में वो फर्म का पार्टनर नहीं होता, और ये मान के कि वो फर्म का पार्टनर है, एक पर्सन फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाए या फर्म को लोन दे, ऐसे में उस पर्सन को हम कहते हैं पर्सन बाय स्टॉपर और होल्डिंग। वो पर्सन भी थर्ड पार्टी के लिए उतना ही लाइबल होगा जितना एक्चुअल पार्टनर्स हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उस पर्सन को पार्टनर मान के फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो रेडी हुआ है। माइनर एज ए पार्टनर। क्या माइनर एक पर्सन जिसकी एज 18 से कम होती है, क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होता है? पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट से, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मेजर, एक पर्सन विद साउंड माइंड ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक माइनर पार्टनर भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर बाकी पार्टनर चाहें तो माइनर को फर्म के अंदर प्रॉफिट के अंदर शेयर दिया जा सकता है। अगर बाकी सारे पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के अंदर शेयर दिया जाता है। अब हम कर रहे हैं पोजीशन क्या है माइनर की। जब वो माइनर है तो उसकी राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे, और जब वो मेजर बनेगा तो उसकी राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी। सबसे पहले बात करते हैं जब एक पर्सन माइनर है
जब एक पर्सन माइनर है तो वो सिर्फ उसका जो राइट है वो सिर्फ शेयर लेना है प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में। वो प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ले सकता है, वो प्रॉफिट ले सकता है, फर्म में प्रॉपर्टी में उसका राइट है, और उस राइट को लेने के लिए वो पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। माइनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के अकाउंट्स को चेक भी कर सकता है। माइनर की लायबिलिटी क्या है? माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, जो उसका शेयर प्रॉफिट में है और जो उसका शेयर फर्म की प्रॉपर्टी में है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी, कि जब एक पर्सन जो पहले माइनर था अब वो मेजर हो गया है, एक पर्सन जिसकी एज अबव 18 हो गई है, तो ऐसे में क्या, जब एक पर्सन जिसकी एज अबव 18 हो गई है यानी वो मेजर हो गया है, तो जब वो मेजर होता है विद इन 6 मंथ उसे फर्म को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है, क्या वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर बनना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो एक नोटिस देगा कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर विद इन 6 मंथ उस पर्सन ने फर्म को नोटिस कर कर इन्फॉर्म नहीं किया अपना डिसीजन, तो ये माना जाएगा कि वो फर्म का पार्टनर है, और ऐसे में उस पर्सन की वही राइट्स और लायबिलिटीज होंगी जो बाकी पर्सन की हैं, और वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर फर्म का माना जाएगा। एक माइनर जो बाद में मेजर बन गया है, जो फर्म का पार्टनर बन गया है, वो सभी लायबिलिटीज के लिए, जो उन सभी ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी पार्टनर्स हैं। उसका शेयर फर्म की प्रॉफिट में होगा, फर्म की प्रॉपर्टी में होगा, जैसे पहले था। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आगे वो पार्टनर नहीं रहना चाहता, उस केस में उसके राइट्स और लायबिलिटीज माइनर की ही होंगी, जैसे ही वो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा। जो भी एक्टिविटीज फर्म कर रही हैं उसके नोटिस देने के बाद या इंफॉर्मेशन देने के बाद उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो उन सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके पास राइट है कि वो पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अपना प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए। तो ये था हमारा पोजीशन माइनर की, कि सबसे पहले तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता बट प्रॉफिट के अंदर शेयर ले सकता है। लेकिन जब वो मेजर बन जाए उसे 6 मंथ के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि क्या वो एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या फिर नहीं चाहता। जब वो एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है उसकी राइट्स और लायबिलिटीज सेम होंगी जैसे बाकी पार्टनर्स की हैं फर्म में। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन यानी जब एक पर्सन, जिसे हम इनकमिंग पर्सन भी कहते हैं, फर्म में एडमिट होता है बाकी पार्टनर्स की सहमति के साथ, बाकी पार्टनर की कंसेंट के साथ। इनकमिंग पार्टनर की भी सेम राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं जैसी बाकी पार्टनर्स की हैं। तो देखते हैं इनकमिंग पार्टनर्स की क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं। इनकमिंग पार्टनर फर्म की उन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो एक्टिविटीज उसकी ज्वाइन करने से पहले की हैं, यानी जिस टाइम पर इनकमिंग पर्सन ने एंटर किया है उससे पहले जो भी काम था, जो भी ट्रांजैक्शन थी, वो पर्सन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन जब उसने एंटर की है, जब वो पार्टनर बना है, उसके बाद फर्म में जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है उस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉलो रूल्स, पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर रूल्स कंडीशंस दे रखी हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं। एक इनकमिंग पार्टनर को भी बाकी पार्टनर की तरह उन सभी कंडीशंस और रूल्स को
फॉलो करना पड़ेगा। आउटगोइंग पार्टनर, जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एंटर हो सकता है, उसी तरीके से एक एग्जिटिंग पार्टनर फर्म को लीव भी कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, जैसे रिटायरमेंट, एक्सप्लशन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ। रिटायरमेंट यानी एक पर्सन फर्म से रिटायर हो सकता है सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है जिसमें वो अपनी इंटेंशन के बारे में बताएगा कि वो रिटायर होना चाहता है। रिटायरमेंट के लिए पार्टनर को एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी करनी पड़ेगी जिसमें वो पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो अब फर्म को छोड़ रहा है। जब वो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है उससे पहले जितनी भी फर्म की एक्टिविटीज थी, आउटगोइंग पार्टनर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट के बाद जो जो भी एक्टिविटीज फर्म कर रही है, आउटगोइंग पार्टनर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन यानी जब किसी रीजन की वजह से कोई ऐसा काम जो पार्टनर ने किया है जिसके लिए वो गिल्टी है, उस पार्टनर को फर्म से निकाला जा रहा है। लेकिन फर्म से निकालने के लिए या फाइनल डिसीजन लेने से पहले पार्टनर को एक मौका देना चाहिए जहां पे वो अपनी बात रख सके, और उसके बाद जो चार्जेस उसके लिए लगाए गए हैं, अगर वो चार्जेस सही साबित होते हैं तो पार्टनर को फर्म से निकाला जाता है। इंसॉल्वेंसी, एक पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं रहता उस दिन से जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। डेथ, जैसे ही एक पर्सन की डेथ हो जाती है वो पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं माना जाता। उस पर्सन की प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी किसी भी काम के लिए जो फर्म के किए गए हैं। तो हम डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से एक पर्सन, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। जिस तरीके से इनकमिंग पार्टनर की राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उसी तरीके से आउटगोइंग पार्टनर की भी कुछ राइट्स और लायबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आउटगोइंग पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं। राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट। एक आउटगोइंग पार्टनर सेम काइंड ऑफ बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो पर्सन फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, फर्म के कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसके साथ डील करे। अगर एक आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म को छोड़ के गया है उसके अकाउंट सेटल नहीं हुए हैं और बाकी पार्टनर्स उसकी एसेट्स को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो आउटगोइंग पार्टनर फर्म में अपना प्रॉफिट के अंदर शेयर डिमांड कर सकता है, और फर्म जो एसेट्स यूज कर रही है उसके लिए 6% इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी डिमांड कर सकता है। लेकिन जब एसेट्स फर्म ने परचेज कर ली है, ऐसे एक सिचुएशन में वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट के अंदर शेयर रिसीव नहीं कर सकता। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो आउटगोइंग पार्टनर जब तक फर्म का पार्टनर था उस टाइम तक जो भी ट्रांजैक्शंस की गई थी उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आज हमने वीडियो में किया इम्प्लाइड अथॉरिटी, लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स टुवर्ड थर्ड पार्टी, माइनर एज ए पार्टनर कि माइनर जो है वो पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, माइनर के क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कि जब एक नया पार्टनर आता है, जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर की राइट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। थैंक यू।